जिस तरीके से राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में पूरा हादसा देखने को मिला, तमाम सवाल इस हादसे पर खड़े हुए। अब इस हादसे को देखते हुए हरियाणा सरकार भी अब एक्शन मोड में नजर आ रही है। राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर के होटल में हुए भीषण अग्निकांड के बाद हरियाणा सरकार अब अलर्ट मोड पर है। प्रदेश को सभी होटल, रेस्टोरेंट, शिक्षा संस्थानों और औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा व्यवस्था को परखने के लिए विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जांच के दौरान एनओसी नहीं तो गाज गिरना बिल्कुल तय है। ऐसे में सवाल यह है कि लापरवाही और अनदेखी के चलते कितनों पर गाज गिरती हुई नजर आएगी। सबसे पहले इस रिपोर्ट को देखिए और उसी के बाद इस मुद्दे पर हम चर्चा भी करेंगे। देखिए सर, दिल्ली में हाल ही में हुए दर्दनाक होटल अग्निकांड के बाद हरियाणा सरकार भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। कोई बड़ा हादसा रोकने के लिए प्रदेश के दमकल विभाग जिलों के अलग अलग होटलों, शिक्षण संस्थानों और औद्योगिक इकाइयों में आग से बचाव की तैयारियों को जायजा लेने के लिए विशेष अभियान चला रहे हैं। इस औचक निरीक्षण के दौरान कुछ जिलों के हालात सामने आए जिन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों की नींद उड़ा दी है। दिल्ली अग्निकांड के बाद हरियाणा अलर्ट। एनओसी के बिना चल रहे संस्थानों पर गिरेगी गाज। सभी स्कूलों, अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा मानकों की जांच के आदेश। औद्योगिक इकाइयों में अग्नि सुरक्षा मानकों की जांच के आदेश। हिसार और पुलिस प्रशासन ने 25 दिनों का अल्टीमेटम दिया। दोनों जिलों में मौजूदा फायर एनओसी के आंकड़े चिंताजनक। कुल 428 शिक्षा संस्थानों में केवल 345 के पास ही वैध एनओसी। 300 अस्पतालों में से 177 ने ही अब तक फायर एनओसी ली है। 120 होटल, बार और रेस्टोरेंट्स में से सिर्फ 88 के पास सुरक्षा प्रमाण पत्र। ड्रिल भी करेंगे, स्कूल में, गांव में भी जाएंगे, सरपंच के करेंगे और बताएंगे जागरूकता अभियान जरूरी है। अगर आपके पास मान लो 2 स्टेयर केस है, दोनों आपने बंद कर रखे हैं, तो कहाँ आग लगे, कहाँ जाएंगे आदमी। तो कम से कम अपने जितने भी एग्जिटों को खुला रखें, दरवाजे हैं लॉक नहीं रखें। अग्नि शुरुआती ऐसा ट्रीटमेंट रखे, शुरुआती आग लगती है उसको कम से कंट्रोल कर ले। जैसे फायर एक्सटिंग्विशर बहुत अच्छा है सर, ये शुरुआती आग को वहीं कंट्रोल कर लेते हैं। दिल्ली के भीषण अग्निकांड से कितने हुए अलर्ट। औद्योगिक इकाइयों और संस्थान क्यों कर रहे लापरवाही। हादसों को न्योता क्यों दे रहे संस्थान। क्यों नहीं कर रहे फायर विभाग के नियमों का पालन। लापरवाही और अनदेखी करने वाले कितने संस्थानों पर गिरेगी गाज, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, अब इस पूरे मुद्दे पर तमाम सवाल भी खड़े हो जाते हैं कि करके सभी सवाल अब आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। सवाल नंबर 1, दिल्ली के भीषण अग्निकांड से कितने अलर्ट हुए हैं अब। वहीं सवाल नंबर 2, हादसे को न्योता क्यों दे रहे हैं संस्थान। सवाल नंबर 3, क्यों नहीं कर रहे फायर विभाग के नियमों का पालन। ये तमाम सवाल यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। इन तमाम सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में अग्निकांड देखने को मिला, 22 लोगों की मृत्यु हो गई। तमाम सवाल प्रशासन पर भी खड़े हुए, एमसीडी पर भी खड़े हुए। आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। और एक नहीं, इस तरीके की कई बिल्डिंग देखने को मिली जहां पर एग्जिट पॉइंट की कोई व्यवस्था नहीं। अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है तो एग्जिट कहां से लिया जाए। किसी बिल्डिंग में एक एग्जिट पॉइंट है तो किसी में जो एक एग्जिट पॉइंट है वो बिल्कुल बंद है। यानी कि अगर कोई भी हादसा हो जाए तो जनता अंदर जलने को मजबूर हो जाएगी पर बाहर नहीं निकल पाएगी। जिस तरीके से मालवीय नगर में हादसा देखने को मिला, लोग छतों से कूदते हुए नजर आए अपनी जान बचाने के लिए। अब इसी पर हरियाणा सरकार बिल्कुल तैयार है। अब इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता रविंद्र सांगवान जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता हरपाल कलामपुरा जी जुड़ गए हैं और साथ ही एनएलडी से प्रवक्ता विजेंद्र रेड्डी जी जुड़ गए हैं और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार केसी मलकानिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो आप सभी का पैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत फिलहाल वरिष्ठ पत्रकार के साथ करना चाहूंगी। मलकानिया जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में ये पूरा हादसा देखने को मिला, अग्निकांड देखने को मिला और कोई पहली बार हादसा नहीं हुआ, कई हादसे देखने को मिले हैं। अब इस पर हरियाणा सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। फिलहाल मैं इस पूरे मामले को आपसे समझना चाहूंगी। जी मलकानिया जी। मलकानिया जी, आपका माइक म्यूट है, आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। ठीक है, मलकानिया जी की आवाज नहीं आ रही है। चर्चा की हम जो है मैं आगे बढ़ती हूँ।
कांग्रेस प्रवक्ता बोलने का प्रयास करें। जी हरपाल जी, आप ही अपनी बात को रखिए, शुरुआत आपसे ही करते हैं। प्रिया जी, मेरा सभी आपके चैनल के आपको और मेरे मित्र प्रवक्ता और जो हमारे पत्रकार साथी हैं सभी को नमस्कार, राम राम। देखिए, अभी जो बात हुई है दिल्ली अग्निकांड को लेकर, दिल्ली अग्निकांड में 22 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। उसमें 9 लोग जो भारतीय थे, 13 लोग जो मतलब वो विदेशी लोग थे। उस अग्निकांड से आप कहते हैं कि सरकार सचेत हो चुकी है। सरकार कहीं सचेत नहीं है। आज भी रोहतक के अंदर 12 दुकानें जल चुकी हैं और उनमें 3 लोग मारे गए हैं। और दुख की बात यह है कि वहां पे एसपी और एसएचओ तो मौके पर पहुंच चुके और रोहतक के सांसद दीपेंद्र हुड्डा वहां पहुंचे तो उनके परिजन उनसे लिपट कर रोए और फायर ब्रिगेड मौके पर नहीं पहुंची। किस तरह सरकार सचेत होगी, किस प्रकार सरकार के रोंगटे खड़े होंगे? यही तो एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि नियम तो जब लागू होंगे जब सरकार सचेत होगी। हमारे जिस तरह के ये जो हॉस्पिटल, स्कूल, व्यापारीकरण जितने भी हैं, होटल हैं, कोई भी मापदंड को पूरा नहीं कर रहा और कोई चेकिंग। अब आप देख लीजिए कितने होटल ऐसे हैं जहां रास्ते जिसके खुले हों, जहां आग लगने पर फायर ब्रिगेड वहां मौके पर पहुंच सके। आप भी देखते हैं कितने ऐसे रास्ते हैं कि सीधा आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड वहां पहुंच जाए। और कितने ऐसे मतलब व्यवसायिक हैं जहां पर जो 2-2 सीढ़ियां लगी हो कि एक सीढ़ी से आवाज जैसे जा रहे हो और दूसरी सीढ़ी से उतर रहे हो। भाई आग लगे तो कम से कम कोई सीढ़ी ऐसी हो जिस सीढ़ी से भीड़ ना हो, कोई रास्ते में कोई ऐसा सामान ना पड़ा हो कि आग लगने के बाद तुरंत लोग सारे के सारे एकदम नीचे उतर आए और उनको हॉस्पिटल तक ले जाया जाए। तो सरकार जो है वो सरकार अपने कोई मापदंड तैयार नहीं कर पा रही और सरकार को तो फुर्सत ही नहीं है। सरकार तो एक चुनाव जैसे लड़ लेती है, दूसरे चुनाव की तैयारी में लग जाती है। उनके जो है कर्मचारी, अधिकारी वो मतलब कब मॉक ड्रिल करते हैं, कब हॉस्पिटल में, मार्केट में जाकर मॉक ड्रिल करते हैं। वो सिर्फ अधिकारियों की, जितने अधिकारी हैं उनकी ड्यूटी लगी रहती है वीआईपी के साथ। वो आज अपने तबादले के चक्कर में उनके पास जाते हैं, अगले दिन वो दूसरे के पास जाते हैं। एक ये राजनीतिक मुद्दा ना होकर एक सामाजिक मुद्दा है कि साल में कम से कम एक बार तो फायर ब्रिगेड की एनओसी जरूरी है और नियमित जो है वो फायर ब्रिगेड के जो है वो सर्टिफिकेट उनको लेना चाहिए और फायर ब्रिगेड की मॉक ड्रिल होनी चाहिए और नगर पालिका और नगर निगम से भी एनओसी होनी चाहिए। और दूसरा ये है कि जो सुरक्षित रहने के लिए जो हमारी बिल्डिंगें हैं वो बिल्डिंगें हमारी ऐसी पास हों, ऐसी बने कि जिसमें से कोई ऐसा मटेरियल ना लगा हो आग लगने के बाद जो ऐसी गैस छोड़े जिससे दम घुटने से लोग मर जाएं। ये सारी की सारी चीजें देखेगा कौन? प्रशासन देखेगा। सरकार अगर कहेगी तब प्रशासन देखेगा। प्रशासन तो तब देखेगा जब सरकार कहेगी। सरकार को इतना समय नहीं है। बिल्डिंग में ऐसे सजावटी सामान लगे होते हैं और जैसे ऐसे कालीन लगे होते हैं कि जब आग लगी तो वो कमरे के लोग ही बाहर नहीं निकल पाते। तो होटलों के अंदर, कमर्शियल बिल्डिंगों के अंदर आज जगह जगह घरेलू सिलेंडर यूज हो रहे हैं, कमर्शियल सिलेंडर यूज नहीं हो रहे। ये देखेगा कौन? सरकार देखेगी। और सरकार किसको कहेगी? अधिकारियों को। अधिकारी इनके पास है नहीं। और बड़े ही एक शर्म की बात है, मैं राजनीति ना करके सामाजिक बात कह रहा हूं, जो फायर ब्रिगेड है उस पे जितने भी कर्मचारी लगे हैं वो ठेके पर लगे हैं। उन ठेके पर लगे हुए कर्मचारियों की क्या जिम्मेवारी है? बिल्कुल, वो क्यों अपनी जिम्मेवारी लेंगे? ठीक है हरपाल जी, जितने भी सवाल आपने उठाए मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता से बिल्कुल लूंगी। फिलहाल मैं जाना चाहूंगी, एनएलडी के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, विजेंद्र रेड्डी जी। रेड्डी जी, फिलहाल मैं समझना चाहूंगी इस पूरे मुद्दे पर एनएलडी की क्या राय है? क्या लग रहा है कि प्रदेश सरकार किस तरीके से अब एक्शन मोड में है? जी विजेंद्र जी। प्रिया जी, सर्वप्रथम आपके चैनल से जुड़े हुए हर गणमान्य व्यक्ति को इन्हें की राम राम, नमस्ते और जय हिंद। और बहुत ही दर्दनाक मालवीय नगर का ये हादसा हुआ है जिसमें 22 लोगों की जाने गई। एक परिवार तो पूरा का पूरा समाप्त होगा। राधेश्याम अग्रवाल का परिवार जो था जिसमें उसका बेटा, बहू, पोतियां सारी की सारी जल करके और वह मौत के मुंह में चली गई है।
बहुत, जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी ही कम है। और ऐसे हादसों से बचने के तौर तरीके पूरे अपनाए जाने चाहिए। लेकिन प्रिया जी, सवाल ये उठता है कि जो ये मालवीय नगर का होटल था, क्या वहां पर फायर सेफ्टी का प्रबंध नहीं था? ठीक है, सभी से जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो इस मुद्दे पर हम बात कर लेते हैं, ये जानकारी देना बेहद अहम हो जाता है। देखिए, राजधानी दिल्ली के जो मालवीय नगर में हादसा हुआ है वो सभी ने देखा। एक बिल्डिंग देखी गई जिसके अंदर क्षमता केवल 5 से 6 कमरों की थी और कमरे 25 बना दिए गए। एग्जिट पॉइंट केवल एक 5 मंजिला इमारत, इतने लोग उस इमारत में काम कर रहे हैं, रेस्टोरेंट भी है और उसके बावजूद कोई इंतजाम नहीं। और ये कोई पहला हादसा नहीं देखने को मिला, इससे पहले भी कई हादसे देखने को मिले हैं। अब सवाल यहां पर ये खड़ा हो जाता है कि हरियाणा सरकार कितनी अलर्ट है। एनओसी नहीं तो अब गाज गिरती हुई नजर आएगी। अब सवाल यहां पर यह है क्योंकि काफी सारे इलाके ऐसे होंगे जो कंजस्टेड होंगे, एम्बुलेंस वहां पर नहीं पहुंच सकती, फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर नहीं पहुंच सकती। कई इलाके ऐसे होंगे जहां पर इंतजाम नहीं होंगे, कई आबाद बिल्डिंगें भी देखने को मिलेंगी, कई ऐसे रेस्टोरेंट देखने को मिलेंगे जहां पर एग्जिट पॉइंट है ही नहीं, है तो वो भी क्लोज है। क्योंकि जब राजधानी दिल्ली में जांच तेज हुई तो जांच में कई इलाके ऐसे पाए गए जहां पर कोई इंतजाम ही नहीं देखने को मिले, ना ही फायर सेफ्टी के इंतजाम हमने देखे। अगर आग लग जाए तो एग्जिट पॉइंट कोई नहीं है, कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि जनता पीछे साइड से निकलकर बाहर निकल जाए। जनता या तो मजबूर हो जाएगी उस बिल्डिंग में जलने के लिए, या फिर अपनी जान को और रिस्क में डालकर 2 मंजिला 3 मंजिला इमारत से कूदेगी। जो हमने भी मालवीय नगर में तस्वीरें देखी उसने सभी को हैरान किया, किस तरीके से जनता कूद रही थी। गनीमत ये रही कि जो वहां के स्थानीय लोग थे उन्होंने काफी सहायता की, उन्होंने गद्दे बिछाए जिन गद्दों पर लोग कूदते हुए नजर आए। इतना बड़ा हादसा हुआ, 22 लोगों की मौत हो गई। गुरुग्राम का तो एक पूरा ही परिवार इस हादसे में जल गया। इस तरीके के बार बार मामले देखने को मिलते हैं। हमारे साथ सभी पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं। जी रेड्डी जी, अपनी बात को आप कंटिन्यू कीजिए, बीच में इंटरप्ट हुए थे। हाँ, मैं एक तो बात ये कह रहा हूँ कि जो सिस्टम है आजकल, जो सेंसर टाइप सिस्टम जो आए हुए हैं, इन चीजों को अवॉइड करना होगा। बिल्डिंगों में हमें एग्जिट के सही तरीके का प्रबंध करना होगा। और सबसे बड़ी बात, सरकार को भी जागरूक होना होगा। जैसे अभी रोहतक में हरपाल ने बताया कि 12 दुकानें जल करके खत्म हो गई और वहां पर सभी लोग पहुंच गए, लेकिन फायर ब्रिगेड वहां नहीं पहुंची। कहीं ना कहीं सरकार जाकर के इंस्टीट्यूशंस को, इंडस्ट्रियल एरिया को वो चेक बैक तो कर लेंगे। एक हादसा होगा जो कोई दर्दनाक हादसा है, उसकी आड़ में सभी को आप जाएंगे भी, चेक भी करेंगे, लेकिन स्वयं सरकार भी तो अपने तंत्र को जांचे, सरकार भी तो अपने तंत्र को देखे कि भाई आपका तंत्र कितना मजबूती के साथ खड़ा है। आज फायर ब्रिगेड में जो ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पर लोग लगाए जा रहे हैं, आखिर वो और एक परमानेंट जो एम्प्लॉयज होता है उसमें जमीन और आसमान का अंतर होता है। उसकी ड्यूटी होती है, उसको हर तरह का खतरा होता है, तेरे को टर्मिनेट किया जा सकता है, तेरी सैलरी काटी जा सकती है। जो 10-15 हजार रुपए का आदमी काम कर रहा है वो तो यही कहेगा ना, मैं छोड़ दूंगा, कहीं और कर लूंगा, मैं इतने रुपए तो कहीं भी कमा कर खा लूंगा। उसकी कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, इसलिए जिम्मेवारी भी वो कम लेता है। सरकार अपने आप को भी सुधारे, संस्थाओं को भी सुधराए, कानून भी लागू करे, सिस्टम को भी लागू करे, लेकिन सर्वप्रथम जहाँ की सरकार ही फेल्योर हो, जहाँ सरकार के कर्मचारी ही अस्थायी हो, जहाँ सरकार के कर्मचारी ही समय पर ना पहुंचे। और पीछे फरीदाबाद के मुजेश्वर गांव का एक बड़ा हादसा हुआ जिसके लिए फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने बहुत लंबा धरना और प्रदर्शन करने का काम किया। उनकी यही मांग थी, भाई हम काम तो करें लेकिन हमारे को सिक्योरिटी तो दो आप, लेकिन सरकार उनको सिक्योरिटी नहीं दे रही है। सर्वप्रथम मेरा तो मानना यह है कि जो हादसा हुआ है, इस प्रकार के हादसे भविष्य में ना हो, या इनको रोकने का प्रयास है कि लगे कि भाई रोकने का प्रयास पूर्ण रूप से किया गया था, लेकिन परमात्मा की मर्जी वो रोक नहीं पाया, वो एक अलग इशू हो जाता है। लेकिन जो सिस्टम है
वो सिस्टम सरकार को अडॉप्ट करना चाहिए, अपने ऊपर भी लागू करना चाहिए, संस्थाओं के ऊपर भी लागू करना चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की कोई पुनरावृत्ति ना हो। सही बात है, कोई बिल्डिंग है, कोई उसके लॉक है, सिस्टम है, उसकी कैपेसिटी है, वो सारी की सारी चीजें मनुष्य को खुद भी देखना चाहिए कि भाई मैं ये काम कर रहा हूं, मैं ये बिजनेस कर रहा हूं, प्रकृति का क्या भरोसा कब क्या हो जाए, उसके अनुसार उसको खुद भी अपनी संस्थान को मेंटेन कर करके रखना चाहिए, ताकि ऐसी कोई नौबत आए तो उससे बचा जा सके। अब वहां पर उन्होंने सिस्टम तो ऐसे लगा दिए जो कि सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम था, और लाइट ऑफ होते ही सारे रूम ऑटोमेटिकली बंद हो गए, रूम नहीं खुल पाए। आग से वहां लोग इतने नहीं मरे जितने गैस से मरे हैं, धुएं से मरे हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिली है, श्वास रुक गए हैं, वो तड़प तड़प करके वहीं पर उन्होंने अपना उनका दम निकल गया है। तो हमारा सिस्टम एग्जिस्ट का हो, खुला हो, इमरजेंसी में उतरने का चढ़ने का रास्ता ठीक हो, और बिल्डिंग की कैपेसिटी हो, उसके अनुसार ये सारे के सारा सिस्टम जो है, जो बिल्डिंग मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसका जो पीडब्ल्यूडी का डिपार्टमेंट में आते हैं या जिस भी डिपार्टमेंट में आते हो, उससे उसकी मंजूरी ले और वो उसको पूर्ण करवाने का काम करे, तो इन हादसों को रोका जा सकता है। ठीक है रेड्डू जी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रविंद्र जी भी जुड़े हुए। रविंद्र जी, फिलहाल आपने पूरे पैनल को सुना और मैं आपसे जानना चाहूंगी, भारतीय जनता पार्टी कितनी तैयार है अभी फिलहाल, किस तरीके से प्लानिंग प्लॉटिंग की जा रही है, रणनीति बनाई जा रही है? जी रविंद्र जी। प्रिया जी नमस्कार, सभी दर्शकों को प्रणाम और सभी साथी प्रवक्ताओं को नमस्कार। प्रिया जी, दिल्ली के अंदर वो जो दुखद हादसा हुआ और उस हादसे के अंदर जो लोग हमारे बीच में नहीं रहे, हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनको अपने चरणों में जगह दे। प्रिया जी, भारतीय जनता पार्टी, हरियाणा सरकार सब तैयारी रहती है, और जो हमारा अग्निशमक यंत्रों का भी और अग्निशमक सुरक्षा यंत्रों के और जो सारे के सारे प्रबंध हैं, और इनका जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट भी ऑनलाइन रहता है, एनओसी ऑनलाइन मिलती है। लेकिन अब जिस प्रकार से इस समय जो गर्मी का सीजन होता है, गर्मी के सीजन के अंदर जैसे सूखा समय जो चल रहा है, और इसके अंदर जो एसी कूलर मशीनें जो गर्म हो जाती हैं, उनके कारण शॉर्ट सर्किट का जो है वो चांस ज्यादा रहता है। इसके कारण हरियाणा सरकार ने जिला के प्रशासन को और अग्निशमक विभाग को उनको एक हिदायत दी है कि जो एनओसीज हैं या जिन लोगों ने एनओसीज नहीं बनवाई, जो लोग एनओसी रिन्यू कराना चाहते हैं, नई लेना चाहते हैं, वो अपनी ले लें। और उसके बाद भी जो सरकार का जो प्रशासन और अग्निशमक विभाग है वो सभी जगह जाएगा। खास करके जो जैसे स्कूल हैं, स्कूलों के अंदर चेक किया जाएगा कि वहां से बच्चों को यदि कहीं स्कूल के अंदर आग लग जाती है तो निकलने के रास्ते हैं या नहीं है। इसी प्रकार से हॉस्पिटल्स के अंदर जी बिल्कुल। रविंद्र जी, मैं आपसे एक और चीज जानना चाहूंगी, जब इमारतें बनती हैं, जब हमें देखने को मिलता है अवैध निर्माण हो रहा है, तब प्रशासन कहाँ जाता है, एनसीडी विभाग कहाँ जाता है? जी बिल्कुल प्रिया जी, यही चेक करने के लिए हरियाणा की सरकार ने कहा है। एनओसी ले ली जाती है, लेकिन वो एनओसी भी सही है या नहीं है, इसका हमने पूरे का पूरा इसका जो आने वाले समय के अंदर, जैसे आपने बताया कि 25 दिन का समय दिया है, प्रशासन जाकर के उसको चेक करेगा कि एनओसी तो है, अग्निशमक यंत्र भी हैं, सुरक्षा प्रबंध भी हैं, लेकिन उसके अलावा वहां से निकलने के वैकल्पिक रास्ते हैं या नहीं है। मैरिज पैलेस है, उस मैरिज पैलेस के अंदर उसके अंदर जो है वो इमरजेंसी गेट है या नहीं है। जो सिनेमा हॉल है, सिनेमा हॉल के अंदर जो है वो इमरजेंसी गेट है या नहीं है। इसी प्रकार से वहां पे जो जैसे यंत्र लगे हुए हैं, सुरक्षा के इंतजाम है, लेकिन वहां कर्मचारियों ने ट्रेनिंग ले भी रखी है या नहीं ले रखी है। ये सारे की सारी व्यवस्थाओं को चेक करने के लिए हरियाणा सरकार ने हिदायत दी है। और मेरे जो साथी जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, विपक्ष को ऐसे मुद्दों के ऊपर रोटियां नहीं सेकनी चाहिए, राजनीतिक रोटियां नहीं सेकनी चाहिए। जो रोहतक के अंदर जो वहां पे एक शॉप थी, उस शॉप के अंदर एक एसी का कंप्रेसर, जैसा बताया गया है कि एसी का कंप्रेसर वहां पे फटा, और फटने के कारण वो जो 2 लोग उस समय वहां पे थे वो ये डिसाइड नहीं कर पाए कि जो आग है वो कितनी खतरनाक है। लेकिन जैसे वीरेंद्र रेड्डी जी भी कह रहे हैं, ऐसा नहीं है, अकेला जो अग्निशमन विभाग है वही, उसने ही मदद नहीं की, लोगों ने भी मदद की है। पुलिस के पास भी अग्निशमन विभाग अपना अलग से होता है, एनडीआरएफ की टीमें लगी हैं और 6 जिलों की टीमें लगी हैं। वहां पर बचाव कार्य जो हैं वो पूरी तीव्रता से किए गए हैं, और तमाम जो हैं
चाहे मैं तो ये कहूंगा, मैं विपक्ष का भी कहता हूं, वहां तमाम जो नेता हैं वो तमाम के तमाम नेता वहां पे पहुंचे हैं, सारे अधिकारी पहुंचे हैं और सारा सर्च अभियान भी किया गया है, सारा जो है जायजा लिया गया। और हरियाणा की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, नायब सिंह सैनी जी ने उन परिवारों के प्रति संवेदनाएं जाहिर की हैं और साथ में जो लोग चले गए या जो मतलब उसके अंदर हादसे का शिकार हुए उनके लिए 10 लाख मुआवजा राशि, और उसके साथ जिनको चोट लगी है या जो घायल हुए हैं उनके लिए 2 लाख, और हॉस्पिटल का खर्चा जो है उनका हॉस्पिटल का खर्चा सरकार उठाएगी। और ऐसे में प्रिया जी मैं निवेदन भी करना चाहूंगा, मैं सभी संस्थाओं से भी निवेदन करना चाहूंगा और मैं नागरिकों से भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो समय होता है, इस समय के अंदर आग लगने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा रहते हैं। ऐसे में हमें सरकार का सहयोग करना चाहिए, हमें अपने जो संस्थान है उन संस्थानों के अंदर ऐसे प्रबंध करने चाहिए, अपने जो कर्मचारी, यदि जो नया कर्मचारी आता है अपने कर्मचारियों को ट्रेन करना चाहिए, और गर्मी से बचने के जो उपाय हैं वो भी तमाम करने चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसके लिए निवेदन किया है कि इस गर्मी के अंदर ठीक है रविंद्र जी, ठीक है। हरपाल जी काफी देर से बोलने का प्रयास कर रहे हैं। जी हरपाल जी रखिए अपनी बात को। ठीक है रविंद्र जी, हरपाल जी रखिए। देखिए, मेरे मित्र साथी ने एक बात कही कि मैं इसमें राजनीति कर रहा हूं। मैंने एक बात स्पष्ट शब्दों में कही, मैं एक जिम्मेदार पार्टी का जिम्मेदार प्रवक्ता हूं। मैंने कहा कि SHO और SP महोदय समय पर पहुंच गए थे, पर फायर ब्रिगेड मौके पर नहीं पहुंची। आप अपनी कमजोरी, जो कमजोरी है उसको सही करो, और सही करके उसपे फायर ब्रिगेड भी आ गई थी, पुलिस भी आ गई थी। ये बिल्कुल मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। और आप उसको जो अपनी कमजोरी को सही करो, और हमारा काम है आपकी कमजोरी को बताना, और आपका काम है उस कमजोरी को पूरा करना। पूरा सहयोग किया। हाँ, इसमें राजनीति की बात नहीं है। आपको शायद आपको याद दिला दूं, ब्रिगेड वहां पे आई, आपको याद, आप मेरी एक बात को बड़े धैर्य पूर्वक सुने। आपको शायद याद नहीं होगा, हरियाणा के अंदर 23 दिसंबर 1995 को डबवाली के अंदर एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। DAV कॉलेज के अंदर एक पार्टी मनाई जा रही थी जिसमें बच्चे और उनके पेरेंट्स सारे के सारे और स्टाफ आया हुआ था। वहां आग लग गई थी और 400 लोग जिंदा जले थे वहां पर। तो वहां से भी हमें शिक्षा लेनी चाहिए थी, और उसके बावजूद भी सभी पार्टियों ने मिलजुल कर उसमें साथ दिया था। और आज भी हमारे सांसद वही कह रहा हूं, आज भी हमारे सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी रोहतक के अंदर मौके पे थे, वो मौके पर खड़े हुए थे। हम राजनीति नहीं कर रहे, हम जनता के साथ रहने वाले लोग हैं, अब जनता की दुख सुख में शामिल होने वाले लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और रविंद्र जी, कहा जाए, देखिए लोकतंत्र में विपक्ष अहम भूमिका निभाता है। अगर विपक्षी आवाज नहीं उठाएगा तो फिर कौन उठाएगा? ठीक है, मैं रेड्डू जी आपके पास भी आऊंगी, मलकानी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मलकानी जी, फिलहाल मैं आपसे ये पूरा मामला समझना चाहूंगी। जिस तरीके से लगातार हादसे देखने को मिल रहे हैं, देखने को मिलता है 5-5 मंजिला इमारत होती है, 6-6 मंजिला इमारत होती है, कोई एग्जिट पॉइंट देखने को नहीं मिलता, संकरी गलियां हैं, वहां पर ना फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच सकती, और कई मामले ऐसे भी देखने को मिलते हैं जिस तरीके से भी नोएडा में देखने को मिला था। इतनी ऊंची ऊंची इमारतें और फायर सेफ्टी के कोई इंतजाम नहीं, गाड़ी पहुंचती है, आग लगी है सीधा 6-7वें मंजिला पर पानी फेंक रहे हैं तो दूसरी तीसरी मंजिला तक पानी जा पा रहा है। ऐसे कई मामले फायर सेफ्टी विभाग पर उठते हुए नजर आते हैं। जी मलकानी जी। प्रिया जी, आपको और सभी प्रवक्ताओं को नमस्कार, हरियाणा की जनता को नमस्कार। अब हम आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं, हम मॉडर्न बन रहे हैं। पहले 1-2 मंजिल 3 मंजिल तक मकान होते थे, अब 20-25, 30-40 मंजिला जो है हाउसिंग बोर्ड या दूसरे मकान बन रहे हैं, सोसाइटियों के मकान बन रहे हैं। उसमें जो फायर की व्यवस्था वो इतनी ज्यादा नहीं होती, और वहाँ जो है ज्यादातर जो है लिफ्ट के द्वारा आया जाया जाता है, और एक बार आग लग जाए, लिफ्ट में फंस जाए तो भी प्रॉब्लम होती है। और इतनी ऊंची जो है वो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां नहीं पहुंच सकती। बहुत सी जो फायर ब्रिगेड है, मलकानी जी, जब बिल्डिंग बनने की इजाजत मिल जाती है कि आप 10 मंजिला 15 मंजिला आप इमारत बना रहे हैं, आपको इजाजत मिल गई, तो इंतजाम भी तो वैसे होने चाहिए ना।
बिल्कुल होने चाहिए। और कई बार तो ऐसा होता है कि जिसमें बनती है या आपने ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट लेना है तो ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट तक तो आपका सब कुछ हो जाता है, परंतु अनिश्चितता की दौड़ में और दूसरे पैसे के लालच में हम उसके बाद जो छोटे छोटे कमरे बना लेते हैं, जो खुली जगह है उनको भी घेर लेते हैं, और उसके कारण जो निकासी के जो रास्ते वो बंद हो जाते हैं। और जैसे अब मॉडर्न सिस्टम चला है, कार सिस्टम है, आप कार डालोगे तब दरवाजा खुलेगा तब बंद होगा, या इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से होता है, तो ये सारे संसाधन नहीं होते और जब आग लग जाती है तो ये उपकरण काम नहीं करते। तो इस प्रकार के जो उपकरण है उनका यूज जो है वो उस तरह होना चाहिए कि सबको ट्रेंड होना चाहिए और उसके वैकल्पिक उपाय होना चाहिए। अब ये जो बात है, जब हम ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट लेते हैं, फायर का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले लेते हैं, उसके बाद भी हम कई कंपनियां जो उसमें निकलती है, और मैं समझता हूं कि जब ये हादसे होते हैं उसके बाद सरकारें जागती है। अगर सरकारें टाइम से काम करें और जब भी गर्मियों का मौसम शुरू होता है उससे पहले ये काम कर रहे हैं, या समय समय पर जो है इसकी चेकिंग होती रहे, फायर ब्रिगेड या वो अपना काम करता रहे, वहां काम करे। परंतु मैं इस बात से डरता हूं, जब इस प्रकार का अंदेशा होता है तो इंस्पेक्टरी राज होता है, जो फायर ब्रिगेड के ऑफिसर दूसरे हैं वो फैक्ट्रियों में जाकर निजाज चलान भी करते, तो उचित व्यवस्था होनी चाहिए कि ना तो इंस्पेक्टरी राज हो, ना फैक्ट्रियों या दुकानों में कमी हो, और जो बड़े व्यापारिक संस्थान है या सिनेमा हॉल है दूसरे हैं, वहां जो है वो सुरक्षा के पूर्ण प्रबंध होना चाहिए और फायर ब्रिगेड के पूरे प्रबंध होने चाहिए। और सरकार को चाहिए कि जो संस्थान इस प्रकार के कदम नहीं उठाता और जहां निकासी के प्रबंध नहीं है, फायर के एक्सटिंग्विशर नहीं है, फायर के पूरे प्रबंध नहीं है, तो वहां जो है सख्ताई से पेश आए और इस प्रकार के हादसों को रोकने के लिए कदम उठाए, क्योंकि गर्मियों के सीजन में ऐसे हादसे होते रहते हैं और उनको कम करने के लिए सरकार को और फायर ब्रिगेड विभाग को समय समय पर कदम उठाने चाहिए। ठीक है रेड्डू जी, रखिए अब अपनी बात को आप। प्रिया जी, मैं ये कहता हूँ ये हादसा हुआ बहुत दर्दनाक हादसा है और हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि उनको शांति प्रदान करे, अपने श्री चरणों में स्थान दे। लेकिन मैं ये पूछता हूँ, जो सरकारी तंत्र है रविंद्र सांगवान भाई, अब गेहूं की फसल थी, कितने एकड़ गेहूं की फसल जली, किस वजह से जली? बिजली के तार लूज थे, वहां पर जो ना शॉर्ट सर्किट हुआ, वहां से चिंगारियां निकली, नीचे पकी हुई फसल थी, आग लग गई। क्यों लगी? क्योंकि वहां लूज तारों से चिंगारियां निकली या तार हिलने से चिंगारियां निकली। बिल्डिंग में आग लगी, ऑटोमेटिक सिस्टम होते हैं, लॉक हो गई। तो हमें उपायों पर चलना होगा, हमें तरीके ऐसे खोजने होंगे कि इनको हम खत्म करें। ये नहीं कि हमने चलो रजिस्टर उठा लिया सभी संस्थाओं में, जैसे मलकानिया जी ने कहा कि इंस्पेक्टरी राज भी नहीं होना चाहिए। अब ऐसे कानून बना देंगे सभी विद्यालयों को, सभी संस्थानों को, सभी इंडस्ट्रीज को जाकर के वहां जाकर के इंस्पेक्टरी राज थोपने का काम करेंगे, उनको परेशान करने का काम करेंगे। ये ऐसे, इससे कुछ नहीं होने वाला। आप देखिए, जब बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है, अब ये बहुमंजिला बिल्डिंग है, बहुत कंजस्टेड बिल्डिंग है, बहुत ही मतलब अनऑथराइज्ड तरीके से वहां पर लोगों को भरा जाता है। कोचिंग सेंटर्स हैं, 10-10 मंजिले कोचिंग सेंटर हैं, उनमें 1.5 फीट की पौड़ियां होती हैं। सिर्फ 1.5 फीट आने का और जाने का, एक टाइम में एक ही बच्चा ऊपर जा सकता है, एक ही नीचे आ सकता है, और वहां 5-5, 10-10 मंजिल बिल्डिंगें बनी हुई है, कोई वहां पर जगह नहीं है। अब विद्यालय है, स्कूल की बात करते हैं आप, स्कूल का एक बहुत बड़ा कैंपस होता है, खुला कैंपस होता है, और आमतौर पर स्कूल 1 मंजिला या 2 मंजिले पाए जाते हैं। लेकिन जो 5-5, 10-10 मंजिले हैं, तो निश्चित तौर पर वहां पर मतलब सख्ताई होनी चाहिए, देखना चाहिए उसको, भाई ऐसा क्यों है, निकासी भी होनी चाहिए। और जो ये आपके बिल्कुल सामने चल रहे हैं कि भाई एक कोचिंग सेंटर है, 5 मंजिला कोचिंग सेंटर चल रहा है, और उस पर आने जाने का रास्ता केवल 2 फीट का रास्ता है, पैड़ियां 2 फीट की बनी हुई है। अगर खुदा ने खास्ता कोई हादसा हो जाए, जैसे पीछे दिल्ली में हुआ था, बाढ़ का पानी भर गया था, पूरे के पूरे सारे के सारे बच्चे पानी में ही डूब करके मर गए थे बेचारे। वो इस तरह के हादसे होते हैं, तो एडवांस में वो देखना चाहिए कि भाई क्या ये इसकी कैपेसिटी है इस तरह के या इतने स्ट्रेंथ को रखने की, चाहे वो इंडस्ट्री हो, इंडस्ट्री का कैसा एरिया है, ओपन है, आने निकलने का। सबसे मुख्य बात है निकासी। देखो, हादसे तो पता नहीं कब और कहां हो जाए, आपका कितना भी तंत्र रखा हुआ हो, वो सुरक्षा की दृष्टि से जरूरी है, लेकिन फिर भी वो कई बार धरे के धरे रह जाते हैं।
यदि वहां खास करके निकासी की व्यवस्था अच्छी हो, निकलने का रास्ता ठीक हो, तो वहां जो ह्यूमन बीइंग को बचाया जा सकता है। हमें उस तरीके के तरीके अपनाने चाहिए। अभी मौसम बारिश का मौसम आना है। रविंद्र भाई से मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछता हूँ, जुलाई में बारिश का मौसम आ जाएगा, खुदा न खास्ता बारिश ज्यादा हो जाए, बाढ़ आएगी, पानी भरेगा, क्या पूरे हरियाणा प्रदेश में एक भी सीवर लाइन की सफाई आपने एडवांस में करवाई है? या जब पानी भर जाएगा, लोग डूब करके मरने शुरू हो जाएंगे, तभी आप सीवर की सफाई करेंगे? एडवांस में कोई तैयारी नहीं करती है सरकारें, सारी की सारी कोई घटना घट जाती है, फिर सभी को जो है ना तंग करना शुरू कर देंगे, सभी को परेशान करना शुरू कर देंगे और अपनी गलतियां कहीं नहीं देखते कि हमें क्या करना चाहिए था एडवांस में। वो एडवांस में आपने अभी जो है ना किसान को जरूरत होगी खाद की, जब वहां लाइनें लगने लगेंगी तब सरकार कहेगी कि जल्दी ही रैक आने वाला आपका आ जाएगा। व्हाई नॉट यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ इन एडवांस? किसी भी मैटर के लिए सरकारें अग्रिम तरीके से तैयारी नहीं करती है। सबसे बड़ा कारण हादसों का यही है कि सरकार खुद अपनी तैयारी नहीं करती है और फिर कोई हादसा हो जाता है तो आम जन को परेशान करने का काम करते हैं, उनको तंग करने का काम करते हैं और एडवांस में किसी प्रकार की कोई तैयारी सरकार नहीं करती। हादसा होने के बाद जरूर कानून लागू कर देंगे, अब ये कर दो, अब चेकिंग कर लो, अब ये कर लो, है ना। और वो भी कुछ दिन के 10 दिन के लिए वो इस तरह का हो हल्ला मचेगा या उनको तंग किया जाएगा लोगों को और फिर वही ढाके तीन पात अपने घर बैठ जाएंगे। फिर इंतजार करेंगे कि कोई हादसा हो तो हमारे को काम मिले, हम कुछ करके दिखाने का काम करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सभी संस्थाओं को बिल्कुल पॉजिटिवली तरीके से चेक कीजिए, उनको सजेशन दीजिए कि भाई आप अपनी बिल्डिंग में ऐसे ऐसे कर लो, क्योंकि बिल्डिंग बार बार किसी से नहीं बनती है। चाहे कोई फैक्ट्री है, चाहे कोई इंस्टीट्यूट है, चाहे कोई होटल है, वो बार बार नहीं बनाए जा सकते हैं, ना उनको तंग करने का काम करें। लेकिन जो स्पेशलिस्ट व्यक्ति है उनको जाकर के सुझाव दो कि आपकी बिल्डिंग में ये तरीका अपनाया जा सकता है जिससे कभी कभार कोई इस तरह की घटना घटे तो उसमें सेफ्टी लागू हो सकती है। सवाल उठने में बेहद जरूरी हो जाते हैं। बिल्कुल, मैं आपके पास आऊंगी। रविंद्र जी, देखिए, देखा जाए मैं बात गुरुग्राम की करूं मैं या फिर हरियाणा के और भी कई हिस्सों की बात करूं, ऐसे कई सारे हम अवैध पीजी भी देखते हैं जो ऑथराइज नहीं है, पर कमाई की नजरिए से कई पीजी चलाए जाते हैं। एक कमरे में 4-4, 5-5 लोगों को रखा जाता है सिर्फ कमाई के लिए। उनका किराया भी कोई कम नहीं होता है। अब जहां पर क्षमता 2 कमरों की है वहां पर 4 से 5 कमरे बनाए जाते हैं और पीजी का निर्माण किया जाता है जो कि लीगल भी नहीं है। और ऐसे कई सारे हमें इंस्टीट्यूट भी देखने को मिलते हैं। इतने लोग, इतनी लड़कियां, इतने लड़के पीजीओ में रहते हैं और फायर के कोई इंतजाम नहीं होते। सवाल तो अब विपक्ष भी सही उठा रहा है, जब हादसे होते हैं उसके बाद जागना और उससे पहले कोई नहीं जागता। इतने बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, क्या कभी जांच कराई गई कि कितनी अवैध बिल्डिंग है, कितने जो है अवैध इस तरीके के पीजी चल रहे हैं और कितनी मनमानी देखने को मिलती है? जी रविंद्र जी। प्रिया जी, देखिए, सबसे पहले तो वीरेंद्र जी कह रहे थे कि जो फसल का समय है, फसल के समय के अंदर हम जो बिजली है वो बिजली की गांवों की बिजली बंद करते हैं, बिजली नहीं देते। दूसरा जो बाढ़ के लिए है, हमारा जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है उसने नदियों की और नालों की सफाई कराई है और उसके अलावा बाढ़ राहत के लिए हमारा अलग से जो है डिपार्टमेंट बना हुआ वह पूर्ण रूप से तैयार है हर जिले के। ठीक है, मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, मैं आपके पास आऊंगी। फिलहाल जो है बड़ी जानकारी सामने आ रही है और खबर की ओर एक बार नजर डाल लेते हैं। राजधानी दिल्ली से खबर सामने आ रही है। बात तो हम कर ही रहे थे और हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट भी जुड़े हुए हैं। जी रविंद्र जी, आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिए, मैंने बीच में इंटरप्ट किया था। जी प्रिया जी, हमारा इरिगेशन जो विभाग है उसने सभी जहां जहां पर आशंका होती है पानी इकट्ठा होने की वहां की सफाई कराई है और डिजास्टर मैनेजमेंट विभाग जो है हमारा बिल्कुल तैयार है। किसी प्रकार की भी दिक्कत आती है उसके लिए सरकार का प्रशासन के जो डिजास्टर मैनेजमेंट के और इरिगेशन और रेवेन्यू डिपार्टमेंट हर प्रकार की तैयारी है। और दूसरी बात यह है कि ये जो इस समय जो गर्मी का मौसम चला हुआ है उस गर्मी के मौसम के अंदर ऐसा कोई हादसा ना हो, उसके लिए जो के साथ फायर विभाग और पुलिस इनकी एक ड्यूटी लगाई गई है कि सभी जगह जाकर के चेकिंग होगी और विशेषकर अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, होटल, मैरिज पैलेस, मॉल, बड़े शोरूम, सिनेमा हॉल, फैक्ट्रियां, पेट्रोल पंप, गैस गोदाम और कोल्ड स्टोरेज, सरकारी कार्यालय, बड़े धार्मिक स्थल, सब जगह जहां पर ये हमारे फायर सेफ्टी के जो साधन हमारे होने चाहिए
वहां पर होने चाहिए। रविंद्र जी, और उसके आपने अलावा मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है। ये तो आपने पहले भी बता दिया किस तरीके से इंतजाम कर लिए गए हैं, एनओसी का भी जिक्र कर दिया। इंतजाम नहीं कर लिए गए प्रिया जी, कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल कार्रवाई तो की जाएगी, इंतजाम भी पहले से है। मेरा सवाल ये था ही नहीं रविंद्र जी आपसे। प्रिया जी, आपका सवाल यही था, आपने पीजी की बात की थी, आपने वहां की बात की थी कि जहां पर ये है कि संख्या जहां पर ज्यादा है, व्यवस्था उस प्रकार की नहीं है। स्पेशल टीम गठित की गई है, जिला प्रशासन की, फायर सेफ्टी विभाग की और पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है। जिनको एनओसी लेनी है वो ले लें, जिनको एनओसी रिन्यू करानी है ले लें, नहीं तो कार्रवाई के लिए तैयार रहें। स्पेशल जो है वो टीम जाकर के सभी जगह चेकिंग करेगी और यदि व्यवस्थाएं वहां पर नहीं पाई जाती तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उनको सील किया जाएगा। ठीक है, उनको सील भी किया जाएगा, उनको बंद कराया जाएगा। ठीक है रविंद्र जी, हरपाल जी रखिए अपनी। प्रिया जी, हम जैसे विदेशों में जाते हैं वहां पर हम देखते हैं कि वहां उनके सिस्टम कैसे हैं, ऐसे सेंसर लगे हुए हैं वहां पे कि अगर आप कहीं पे कोई गलती से धूम्रपान करने लग जाए तो वो सेंसर आवाज अलार्म बजने शुरू हो जाते हैं। तो क्यों नहीं भारत के अंदर भी ऐसे सिस्टम लागू करे सरकार। दूसरा, मैं अपने बीजेपी के प्रवक्ता सांगवान साहब से एक प्रार्थना और सुझाव करता हूं, गाहे बगाए अगर कहीं आपको मुख्यमंत्री मिल जाए तो उनको एक सुझाव देना कि भाई एक ऐसा डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट वाइज बना दो कि जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं जहां भीड़ इकट्ठी होती है, वहां एक महकमा ऐसा बना दें कि वो सारे मापदंड पूरे करके और वो पासिंग दे, उनके हिसाब से सारे मापदंड पूरे हों तब जाके बिल्डिंग में काम करना अलाउ हो। हर शहर के अंदर ऐसा एक अलग से विभाग हो और अलग से उसका कानून हो। अगर कोई उन नियमों को तोड़ेगा तो वो सख्ती से लागू हो। एक ऐसा विभाग कहीं पे आपको जाते हुए मिल जाए, मुख्यमंत्री उनको कह देना, सुझाव दे देना हमारी पार्टी की तरफ से। अरे हरपाल जी, आप मिलते तो रहते थे मुख्यमंत्री जी से, अब मिल लो, क्या दिक्कत है? हमारे तो विधानसभा के थे वो। दुर्भाग्यवश मैं उस विधानसभा से आता हूं जिसके दो मुख्यमंत्री रह लिए, पर वो सुनते तो नहीं किसी के। एक मुख्यमंत्री तो किसी से मिलता ही नहीं था, नहीं सुनते वो, किसी के मिलते ही नहीं। मेरी तो विधानसभा में दो मुख्यमंत्री रह के गए हैं, वो सुनते ही नहीं किसी की। उनके कमांडो कूड़ियां इतनी मारते हैं, जनता को पास नहीं आने देते। तभी मैंने आपको बोला है कि कभी जाइए, हमारी बात रखिए उनके सामने। देखिए, स्पेशल हरपाल जी, स्पेशल कहा है लोकल प्रशासन, जिला प्रशासन और पुलिस और फायर सेफ्टी विभाग, जहां पर भी कोई इस प्रकार की जो ये ऐसा पाया जाता है कि एनओसी के बावजूद सुरक्षा इंतजाम नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उनको समय दिया गया है, सभी जगह चेकिंग चलाई जाएगी। चेकिंग चलाने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नहीं, चेकिंग की बात की आती है। पहले जब बिल्डिंग बनती है, जब वो बिल्डिंग बनती है तो उस टाइम नियम लागू क्यों नहीं? बात सबसे बड़ी है, उस टाइम नियम लागू क्यों नहीं? उस समय भी हरपाल जी वही बात है कि जो एनओसी जिसने ले ली, एनओसी लेने के बाद उसके जो वो यंत्र हैं, वो यंत्र अग्निशमन यंत्र हैं या जितने भी सुरक्षा के इंतजाम हैं, यदि वो ठीक नहीं पाए जाते, वो खराब हो गए, उसने अपनी एनओसी को जो है उसको रिन्यू नहीं कराया, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। एनओसी जो है रिन्यू भी करानी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि एक बार एनओसी ली जाती है या एक बार इंतजाम किया जाता है, उसको दोबारा से रिन्यू भी किया जाता है। उनको यंत्रों की भी उनकी जो डेट होती है, उस डेट के बाद उनको बदला भी जाता है। तो ये सारी प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, इनको चेकिंग के लिए ही एक अभियान चलाया गया है और इन्हीं सभी बातों को देखते हुए वो चलाया गया है। ठीक है रेड्डू जी, अब देखिए, अब तो प्रशासन बोल रहा है, रविंद्र सांगवान जी खुद बोल रहे हैं एनओसी नहीं होगी तो एक्शन लिया जाएगा और सभी अब जो भी अवैध बिल्डिंग है, जो भी इस तरीके की घटनाएं देखने को मिलती है, जिनके पास एनओसी नहीं होगी, अब तो एक्शन होगा। प्रिया जी, मेरे को एक बात समझाएं, सांगवान साहब समझा देंगे, बुद्धिमान प्रवक्ता है। ये कार्रवाई करने की बात करते हैं, एक्शन लेने की बात करते हैं, सुरक्षा मुहैया कराने की बात नहीं करते हैं। भाई हम एक्शन ले लेंगे, हम कार्रवाई कर देंगे, तुम फांसी तोड़ दो सबको। भाई ये कार्रवाई क्यों करते हो? मैंने पहली बार में भी कहा, क्या कहा, आप जाइए, आप उनको समझाइए कि उसमें किस प्रकार से सेफ्टी के यंत्र लगाए जा सकते हैं। अमूक बिल्डिंग जो कि ऑलरेडी बन करके तैयार हो चुकी है, जहां पर उसका अपना बिजनेस चला हुआ है, उसको जाकर के आपकी टीम उसके साथ पॉजिटिवली तरीके से उसको बताए
कि भाई ये तरीका आप अडॉप्ट करो, इसमें इस प्रकार से सेफ्टी का प्रबंध किया जा सकता है। फिर यदि वो नहीं करता है तो फिर कहीं जाकर के एक्शन की बात आएगी कि भाई आपको हमने ये सुझाव दिया था, आपने इस प्रकार से नहीं किया है, आपको ऐसा करना चाहिए था। जब एक विशेषज्ञों ने आपको आकर के बताया, स्पेशलिस्ट ने, फायर सेफ्टी स्पेशलिस्ट है या कोई अदर इस तरह के जो एनडीआरएफ के बंदे हैं, वो आकर के बताएं कि भाई ये तरीका आपको अडॉप्ट करना चाहिए। आज के जमाने में न तो कोई नई बिल्डिंग दोबारा से खड़ी कर सकता है, न बना सकता है। महंगाई का इतना बड़ा दौर है, सभी को अपने परिवार चलाने हैं, सभी को अपने खर्च चलाने हैं, सभी को अपने बिजनेस भी चलाने हैं, लेकिन उसमें सेफ्टी हो, उसके लिए सरकारी तंत्र जाकर के उनको समझाए, उनको बताए कि ये जो मेजरमेंट है, जो मेथड है, जो फैसिलिटीज है, ये आप इसमें लागू कर लीजिए, ताकि किसी प्रकार का हादसा कभी भगवान ना करे हो जाए तो वहां पर आपकी सेफ्टी बनी रहे, आपके परिवार की सेफ्टी बनी रहे, आपके बिजनेस की सेफ्टी बनी रहे। उसको आप जाकर के पहले सुझाव दो, फिर वो नहीं करता है, फिर आप एक्शन की बात करना। प्रारंभ में ही एक्शन लेकर के लोगों में भय का माहौल पैदा मत करो। आप डराओ मत लोगों को। ऐसा कोई हादसा, एक हादसा हो गया भाई, आपने पूरे हरियाणा के पसीने निकालने का काम कर रहे हो, आप उनको डराने का काम कर रहे हो, भाई हम तो ये कर देंगे, एक्शन ले लेंगे, कार्रवाई कर देंगे, फलाना कर देंगे। अरे भाई, उनको टाइम भी लगेगा, उनको मौका भी देंगे, वो आपके आदमी उनको जाकर के समझाएं कि या तो ऐसे कर लो भाई, नहीं तो फिर आपके ऊपर जो है ना एक्शन भी हो सकता है। तो अब मेरा कहना ये है आपके चैनल के माध्यम से, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा से, रविंद्र भाई तो हमारी तरह से प्रवक्ता है, अपनी सरकार की बात रख रहा है, लेकिन सरकार के पास भी IT सेल के माध्यम से जरूर ये बातें जा रही होंगी। मेरा निवेदन सरकार से ये है कि पहले सभी को जाकर के चेक करो और उनको समझाओ कि भाई आपको इसी प्रकार से करना होगा, इसमें आपकी सेफ्टी रहेगी। फिर वो नहीं करता है, फिर उसके ऊपर आप आगे की कार्रवाई करें और उनको फिर कोई व्यक्ति, कोई मालिक, ये बिल्कुल आप भी मानते हो, मैं भी मानता हूं, सभी मानते हैं, कोई मालिक नहीं चाहता कि मेरे व्यवसाय में इस तरह का हादसा हो। कोई बस ड्राइवर नहीं चाहता कि मेरी बस पलटे, कोई ट्रक ड्राइवर नहीं चाहता कि मेरा ट्रक पलटे। इसी प्रकार से कोई उद्योगपति नहीं चाहता कि मेरे उद्योग में, मेरी फैक्ट्री में आग लगे और वहां पर मौत हो, कोई नहीं चाहता। सभी अपनी तरफ से अच्छे प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी हादसे होते हैं। उनको रोकने के लिए हमें उनको समझाना भी होगा, उनको जागरूक भी करना होगा, उनको ट्रेनिंग भी देनी होगी। ये मेजरमेंट अपनाने की बात करें आप, पहले से ही भय का माहौल पैदा ना करें मेरे भाई। बहुत हादसे हुए, पीछे एक स्कूल में हादसा हुआ था, एक लड़के को ड्राइवर ने मार दिया था। पूरे स्कूलों के जो है ना, करो चेकिंग, भागो सारे हरियाणा में। एक सुरक्षा का माध्यम अपनाने का काम करें, जागरूकता का माध्यम अपनाएं, किस प्रकार से इस तरह के हादसे हो तो उसके किस प्रकार से हमें बचना चाहिए, किस प्रकार की सुविधाएं होनी चाहिए। गाइडलाइंस आप समय समय पर सरकार जारी करती भी है, बहुत सारे लोग अडॉप्ट भी करते हैं, और जो वहां पर टीम जाए उसको भी हिदायत दें कि भाई आपने पॉजिटिवली तरीके से सही कार्य करना है। ये नहीं कि रिश्वत लेकर के सर्टिफिकेट देकर के आ जाओ। आज हमारे हरियाणा प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा ये भी है कि वो उसको थोड़ा सा पैसा थमा दो, कुछ गांधी दे दिए और वो पास हो गया, भाई चलो ठीक है होगा। ये तरीके भी आपको चेंज करने होंगे। मोटिवेशनल आपको मेथड अडॉप्ट करना होगा, इंस्पिरेशन देना होगा, ऑनेस्टी का भी इंस्पिरेशन देना होगा, ट्रेनिंग भी देनी होगी। तो इस प्रकार के मेजरमेंट अपना करके इन हादसों को रोका जा सकता है, इनसे बचा जा सकता है। तो इस तरह के मेथड। ठीक है रेड्डू जी, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी। रविंद्र जी, मलकानी जी, रविंद्र जी मैं आपके पास आऊंगी। मलकानी जी, लास्ट कमेंट। ठीक है, बिल्कुल सही है। जैसे अपोजिशन जो सुझाव देता है, अगर अपोजिशन सेफगार्ड के तरह रहे तो जो सरकार है वो निरंकुश नहीं हो सकती है। जो भी सरकार की कमियां हैं, जो भी प्रशासन में कमियां हैं, उसको विपक्ष समय समय पर उठाता रहे तो सरकार उसकी ओर ध्यान देती है, और जो सुरक्षा के प्रबंध हैं वो करेगी सरकार। मैं समझता हूँ कि अगर एक जिम्मेवार विपक्ष की तरह विपक्ष अपनी भूमिका निभाए और सरकार की खिंचाई रहे तो सरकार निरंकुश नहीं होगी, और प्रशासन, विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों मिलकर राज्य को खुशहाल बना सकते हैं। ठीक है रविंद्र जी, फटाफट से लास्ट कमेंट। प्रिया जी, वीरेंद्र जी को मैं बताना चाहता हूं, जैसे आपने डिबेट शुरू की, आपने शुरू में यही बात की है कि सरकार ने निवेदन किया है, सरकार ने जो संस्थाएं हैं, जो संस्थान हैं, उन संस्थानों से निवेदन किया है कि एक तो अग्निशमन यंत्र, और दूसरा फायर अलार्म, और तीसरा इमरजेंसी गेट, ये सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए।
आपके पास एनओसी है तो ठीक है, नहीं तो आप एनओसी ले लीजिए। और यदि आपकी एनओसी रिन्यूअल होनी है तो उसको रिन्यूअल करा दीजिए। ठीक है। और यदि ये एनओसी और ये यंत्र आपके ठीक नहीं पाए जाएंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, हम भी आपके चैनल के माध्यम से सभी संस्थानों को यही निवेदन करते हैं कि आप सभी के सहयोग के बिना ये संभव नहीं है। आप सभी को जागरूक होना पड़ेगा, जनता को, हमारे सभी नागरिकों को समय की कमी है। ठीक है रविंद्र जी, हरपाल जी फटाफट से लास्ट कमेंट। ठीक है हरपाल जी, के अंदर ऐसे हादसे ना हो, उसके लिए हम सभी को प्रयास करना चाहिए। देखिए प्रिया जी, हम हर सामाजिक काम के अंदर जनता के साथ हैं और जो जो हमें मतलब सरकार में कमियां नजर आएंगी, जनता की भलाई के लिए हम वो मुद्दे उठाते रहेंगे। और मेरी स्वाभिमान साहब से एक प्रार्थना है, हमारे जो मुद्दों को आप राजनीति में ना लेके सामाजिक तौर पर सरकार तक पहुंचाएं ताकि जनता को उसका लाभ मिले और हमारा हरियाणा खुशहाल हो, आगे बढ़े और इसमें सामाजिक कुरीतियां और सामाजिक बुराइयां और यहाँ कोई घटना ना घटे। हम सब यही सोच कर चलें, सरकार भी और विपक्ष भी सब मिलकर इस बात को सोच के आगे बढ़ाएं। ठीक है हरपाल जी, रविंद्र जी, रेड्डू जी और मलकानी जी, आप सभी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े उसके लिए